ठीक है, चलो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में क्या समझ में आया तुम्हें? किसकी जीत हुई थी इसके अंदर? हैदर अली की जीत हुई थी। तो आपको देखने को मिला ये एक ऐसा वॉर था जिसके अंदर किसी इंडियन ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर ट्रीटी को डिक्टेट किया था। उसने एक तरीके से पेपर दिया ब्रिटिशर्स को और बताया कि अब इसके अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर किसकी जीत हुई? यहाँ पर हैदर अली की। एज अ रिजल्ट दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ मद्रास। उस ट्रीटी ऑफ मद्रास का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भविष्य में अगर कभी भी मैसूर पर अटैक होगा तो कौन मदद करने आएगा? ब्रिटिशर्स मदद करने आएंगे। नॉट ओनली मराठाज, या कल को कोई भी अटैक करता है जो एक्सटर्नल अटैक होगा, जो मैसूर से नहीं होगा, बाहर से कहीं से होता है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स हेल्प करेंगे। यही प्रॉमिस हुआ है। ये सोच के हैदर अली यहाँ पर निश्चिंत हो गया। बट भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर क्या टाइम पीरियड रहता है इसका? 1780 से 84। अभी ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, उसका काम था यहाँ पर शांति स्टेब्लिश हो पाए, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा यहाँ पर कि मराठास जो है वो कंटिन्यूसली अटैक करते रहते थे। कहाँ पर? मैसूर पे। यही हुआ, मराठाओं के अंदर माधवराव नाम का जो रूलर था उसने फिर से अटैक किया। कहाँ पर? मैसूर पे। मैसूर पे अटैक किया एंड अब की बार उसने काफ़ी सारा लॉस यहाँ पर कर दिया। हैदर अली जो था वो वेट कर रहा था कि कौन मदद करने आएंगे? ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि उसने कौन सी ट्रीटी कर ली थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो वो वेट कर रहा था ब्रिटिशर्स यहाँ पर मदद करने आएंगे, बट जैसा कि उसने सोचा वैसा नहीं हुआ और ब्रिटिशर्स यहाँ पर मदद करने नहीं आए। मतलब वो ट्रीटी यहाँ पर क्या हो गई? एक तरीके से फेल हो गई। उस ट्रीटी को यहाँ पर किया गया था ताकि दोनों पक्षों के बीच में शांति बनी रहे और कल को कोई भी दिक्कत ना हो, बट ब्रिटिशर्स ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। जैसे तैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। हैदर अली ने मराठास को यहाँ पर कुछ कंपनसेशन दिया और उनसे फिलहाल लड़ाई झगड़े से क्या करा? मुक्ति पाई। बट इस चीज ने हैदर अली के मन में जो है हेट्रेड, नफरत क्रिएट कर दी थी। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। ये बात समझ में आ गई एंड उसे साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया था कि अब कल को कोई भी मुसीबत आएगी तो क्या ब्रिटिशर्स मदद करने वाले? नहीं करने वाले। बट ऐसे अटैक्स तो होते ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ इंतजाम, कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो हमें करके ही रखना पड़ेगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी फ्रेंडशिप जो है वो दूसरे लोगों के साथ इंप्रूव करने लगूं। इफ नॉट ब्रिटिशर्स देन हमेशा ऑप्शन में कौन रहेंगे? फ्रेंच। एज अ रिजल्ट उसने यही करा। आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में हैदर अली अपने रिश्ते अच्छे करेगा। किनके साथ? फ्रेंच के साथ। एंड किसी से भी रिश्ते अच्छे करने हैं तो कुछ ना कुछ कमर्शियल रिलेशन तो होते ही हैं। तो हैदर अली ने यही करा। उसने अपना जो पोर्ट था मालेबार कोस्ट पे, क्या नाम था उसका? माहे पोर्ट। उसने अपना जो यहाँ पर पोर्ट हुआ करता था मालेबार पोर्ट, उसको किसको दे दिया? फ्रेंच को दे दिया कि आप लोग इससे क्या करो? आराम से ट्रेड करो। बदले में वो उन लोगों से वेपन्स को यहाँ पर क्या करने लगा? इंपोर्ट करने लगा। बट ये बात कुछ छुपेगी क्या? नहीं छुपेगी। यही हुआ कि यहाँ पर हैदर अली ने अब किसकी मदद लेना स्टार्ट कर दी? फ्रेंच की मदद लेना स्टार्ट कर दी। ये बात किसको पता चल गई? ब्रिटिशर्स को पता चल गई। एज अ रिजल्ट प्लानिंग की जाती है। हर बार आपको वही 2-3 पार्टीज यहाँ पर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अगर हैदर अली के खिलाफ लड़ाई करनी है तो कौन कौन आएगा? मराठाज आएंगे। एज वेल एज उसके साथ में कौन आने वाला है? हैदराबाद का निज़ाम आने वाला है उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पढ़ो क्या लिखे, अभी जो मैंने आपको समझाया वही है। द ब्रिटिशर्स फेल टू एडहेर द ट्रीटी ऑफ मद्रास, मतलब उसको फुलफिल करने में ये लोग क्या हो गए? फेल हो गए। एंड मैसूर वॉज अटैक्ड बाय मराठा आर्मी इन 1771। वापिस से मराठास ने यहाँ पर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया। हैदर अली जो है उसने किसको दोषी बनाया यहाँ पर? ब्रिटिशर्स को, कि आपने हमारा भरोसा तोड़ा, हमारी मदद करने नहीं आए। एज अ रिजल्ट हैदर अली ने सोचा कि मुझे किसी और की मदद लेनी होगी और वो कौन रहेंगे? फ्रेंच रहेंगे। एंड फ्रेंच के साथ उसने रिलेशन कैसे इंप्रूव करे कि उसने बदले में उन्हें क्या दिया? पोर्ट दिया। एंड उनसे बदले में क्या लिए? हथियार लिए। ये जो बात है ये किसी को भी अच्छी नहीं लगने वाली है और ये किसके लिए चिंता का विषय बन जाएगा? ब्रिटिशर्स के लिए चिंता का विषय बन जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पर क्या दिया है स्लाइड में? ठीक है, अब हैदर अली को भी कुछ ना कुछ ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो करना ही था, तो हैदर अली ने यहाँ पर प्लानिंग बनाई। उसने देखा कि मराठास और हैदराबाद का जो निज़ाम है वो तो कहीं भी इंगेज हो जाते हैं लड़ने के लिए, तो उसने सोचा अब की बार मैं ही पहल कर देता हूँ। हैदर अली जाता है अपने नेबर्स के पास, जिसमें सबसे पहले वो पहुंचता है किसके पास? मराठास के पास। वो बोलता है देखो तुम तो मैसूर पे बार बार अटैक करते ही हो, तो अब की बार मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर किसके खिलाफ लड़ना? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना। तो हैदर अली यहाँ पर एक अलायंस बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। किसके साथ मिलकर? जिसमें फर्स्ट पार्टी कौन रहेंगे? मराठास। एंड सेकेंड पार्टी कौन रहेगा? निज़ाम। मिलके प्लानिंग करी
तीनों ने, एंड डिसाइड किया एंड इन्होंने कार्नेटिक की जो कैपिटल थी आर्कोट उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ही अटैक्ड ऑन कार्नेटिक। एंड कार्नेटिक वाला जो रीजन है वो किसका हुआ करता था, इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का ही हुआ करता था। ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली कि हैदर अली तो अब की बार तैयारी के साथ आया है, साथ ही साथ मराठास और निज़ाम को भी क्या कर लिया, उसने मिला लिया है। ब्रिटिशर्स ने भी अपनी सूझबूझ लगाई एंड कोशिश करी इन लोगों को उससे क्या कर दे, डिटैच कर दे, अलग कर दे। एंड एज पर प्लानिंग यहाँ पर यही होगा। ये देखो, इन द मीन टाइम द इंग्लिश अंडर सर आयरे कुड, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कर रहा है उसका नाम क्या है, सर आयरे कुड, डिटैच्ड बोथ द मराठास एंड निज़ाम फ्रॉम हैदर्स साइड। ठीक है, तो आपने देखा जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो हैदर अली ने अपनी प्लानिंग कैसे करी थी, सबसे पहले तो फ्रेंच से रिलेशन अच्छे कर लिए। अब उसको किससे लड़ना था, ब्रिटिशर्स से, बट वो अकेले लड़ सकता था नहीं, तो उसने किसको मिलाया, मराठास को, और किसको मिलाया, हैदराबाद के निज़ाम को। तीनों ने मिलकर ग्रुप बनाया और आरकोट पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने बोला सबसे पहले इनके अलायंस को, इनके संगठन को ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसने सभी को डिटैच करना, अलग करना स्टार्ट किया, जिसके चलते सबसे पहले किसे अलग किया, मराठास को, एंड देन उसके बाद निज़ाम को। ये सब इनका यहाँ पर अटैच होना, डिटैच होना चल ही रहा था। इसी बीच हैदर अली की ड्यू टू कैंसर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये देखो, हैदर अली डाइड ड्यू टू कैंसर ऑन December 7, 1782। अभी युद्ध चल रहा है और हैदर अली की क्या हो गई, डेथ हो गई। बट इस युद्ध के अंदर उसे उसका बेटा भी असिस्ट कर रहा था, जिसका नाम क्या था, टीपू सुल्तान। सो फाइनली यहाँ पर टीपू सुल्तान जो है वो वॉर को कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रखता है, बट इस युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं निकल पाता है। ये जो वॉर है वो टोटली क्या रहता है, इनकंक्लूसिव, कुछ भी डिसीजन नहीं निकल पाता है, एंड दोनों को फिर से मिलकर क्या करना पड़ेगा, समझौता। तो ये वाला पॉइंट पढ़ो। His son Tipu Sultan carried on the war for 1 year without any positive outcome। तो क्या होता है, जब भी इतने लंबे समय तक युद्ध चलता है और कोई नतीजा नहीं निकलता है तो हर आदमी उससे फेड अप हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो सिमिलरली ही फेड अप विद द इनकंक्लूसिव वॉर, बोथ द साइड्स ऑप्टेड फॉर पीस। दोनों ने डिसाइड किया शांति करते हैं एंड एक पीस ट्रीटी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम लोग साइन करते। एज ए रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोनों पार्टीज में एक ट्रीटी होगी। क्या नाम है ट्रीटी का, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसका कोई कंक्लूजन निकल पाया क्या, नहीं निकला। तो आपको देखने को मिलेगा कि सेकेंड वॉर जो हुआ था उसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के बीच में टाई हुआ, बट किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको ब्रिटिशर्स की जीत देखने को भी मिलेगी। सो फाइनली यहाँ पर हैदर अली की डेथ हो गई थी, बेटे ने उसका युद्ध संभाला एंड एक ट्रीटी करी जिसका नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। एंड डिसाइड होता है कि जिसने भी जिसकी टेरिटरीज ले ली है वो उसको वापस क्या कर देगा, यहाँ पर रिटर्न कर देगा। समझ में आया, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। चलो, फर्स्ट के अंदर कौन जीता था, हैदर अली जीता। फिर सेकेंड वॉर के अंदर क्या प्रॉमिस हुआ था, फर्स्ट वॉर में सॉरी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, कि कल को कोई भी अटैक करेगा तो कौन मदद करेंगे, ब्रिटिशर्स। बट 1771 में जब मराठास ने मैसूर पे अटैक किया तो क्या ब्रिटिशर्स आए, नहीं आए। इस बात से किसे गुस्सा आया, हैदर अली को। उसने बोला ठीक है अब इनसे लड़ना है तो मुझे इनके दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ेगा। उसने अपने रिश्ते किससे अच्छे किए, फ्रेंच से, फ्रेंच से अच्छे किए। बदले में उसने फ्रेंच को क्या दे दिया, पोर्ट दे दिया कि आप लोग आराम से ट्रेड करो, और उनसे क्या ले लिए, वेपन्स ले लिए। ये बात कौन ऑब्जर्व कर रहा था, ब्रिटिशर्स। बट हैदर अली के मन में दुश्मनी आ गई थी किनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। उसने प्लानिंग करी कि मैं ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करूंगा। एज ए रिजल्ट उसने एक अलायंस बनाया, एक संगठन, एक ग्रुप बनाया, जिसमें उसने किस किस को मिलाया, मराठास एंड हैदराबाद के निज़ाम को। तीनों पार्टीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और कार्नेटिक पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया आरकोट के अंदर। ये बात पता चली ब्रिटिशर्स को कि कौन कौन आया है लड़ने, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस संगठन को, इस ग्रुप को सबसे पहले क्या करना है, ब्रेक करो। ब्रेक करने के लिए उन्होंने किसे अलग किया, मराठास को, देन हैदराबाद के निज़ाम को। अब दोनों पार्टी आमने सामने ही थी, बट इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब मेनली वॉर को लीड कौन कर रहा था, हैदर अली, बट उसकी तो क्या हो गई, डेथ हो गई। तब उस युद्ध को किसने संभाला, उसके बेटे ने, जिसका नाम क्या है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भी 1 साल तक लड़ता झगड़ता रहा, बट क्या कोई कंक्लूजन निकला, नहीं निकला। तो दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि अब इस लड़ाई को और कंटिन्यू नहीं करते हैं, शांति बनाते हैं और एक ट्रीटी करते हैं। क्या नाम है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में डिसाइड होता है जिसने जिसकी जो टेरिटरी छीन ली उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, ठीक है। एक बार और देख लो, इसके अंदर कुछ देखना हो आपको, पढ़ लो फटाफट स्पीड से।
तोड़ना, बोलते हैं ना ब्रीच ऑफ लॉ, कानून तोड़ा। ये सब रिपीटेडली नाम देखने को मिलेंगे आपको। स्टोरी कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, फिर एक एक वर्ड पूरा स्पीड से रिवीजन भी करेंगे हम। यस, जल्दी पढ़ो सारे पॉइंट्स। ये देखो, कोर्स ऑफ वॉर मतलब युद्ध के दौरान हुआ क्या आखिर। हाँ, नाम है उसका। डन, सेकंड क्लियर। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक्स्ट हीरो कौन आ गया है जो अब अगले युद्ध को कंटिन्यू करेगा? टीपू सुल्तान। सेकंड का कुछ कंक्लूजन निकला? नहीं निकला। अब सबने सोचा शांति बनी रहेगी, बट ऐसा नहीं होगा। भविष्य में आपको फिर से तीसरा वॉर देखने को मिलेगा, जो कब होगा? 1790 से 92 के बीच में। बट कोई भी लड़ाई इमीडिएटली नहीं होती है, उसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, ये हम लोग हमेशा देखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की, तो ऐसा क्या हुआ था? तो टीपू सुल्तान को ये बात समझ में आ गई थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कभी ना कभी लड़ने के लिए रेडी बैठे ही हैं और भविष्य में अटैक भी कर सकते हैं। इसी बीच कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो पॉइंट वाइज देखते हैं हम यहाँ पर कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो कौन से वॉर से एंड अप हुई है? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर से। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज नॉट इनफ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। दोनों के दोनों अपनी जो है पॉलिटिकल सुप्रीमेसी यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, एंड इसी बीच दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो आपको देखने को मिलेगा द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर बिगेन व्हेन टीपू अटैक्ड ट्रेवनकोर। अब आप बोलोगे मैम ये ट्रेवनकोर कहाँ से आ गया बीच में? तो देखो कहाँ पर, यहाँ मैप देखते हैं। यहाँ वाले पार्ट में आपने कौन सा स्टेट देखा? मैसूर। इस मैसूर के नीचे ही एक रीजन हुआ करता था जहाँ पर कौन सा एम्पायर हुआ करता था? ट्रेवनकोर। ये यहाँ पर कौन सा एरिया हुआ करता था? ट्रेवनकोर। तो अब देखो यहाँ पर कौन बैठा है मैसूर में? टीपू सुल्तान। उसी के जस्ट नीचे एक एरिया है जिसका नाम क्या है? ट्रेवनकोर। अभी जो ट्रेवनकोर का राजा था ये किसका अलाय हुआ करता था या किसका साथी हुआ करता था? ब्रिटिशर्स का। अब चूंकि यहाँ पर पहल जो है वो टीपू सुल्तान ने नहीं करी थी। अब इंसिडेंस क्या हुआ था, बैकग्राउंड क्या था वो समझो। तो हुआ ये था कि ट्रेवनकोर का जो राजा था वो उस समय पर अपनी टेरिटरी का एक्सपांशन कर रहा था, या जो भी बोल लो, चीज़ें खरीद रहा था, विलेजेस वगैरह। तो उसी के चलते एक्सपांशन करते करते उसने किसके एरिया में एंट्री लेने की कोशिश करी? मैसूर के एरिया में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पर वो किसकी सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है? टीपू सुल्तान को। भाई ठीक है, टीपू सुल्तान के इश्यूज ब्रिटिशर्स के साथ चल रहे हैं, बट अगर कोई और आकर उसके एरिया में इस तरीके की हरकत करेगा तो क्या वो टॉलरेट करेगा? नहीं करेगा। यही होता है कि इसी सब इश्यूज के कारण जो है टीपू सुल्तान डिसाइड करता है कि मैं अटैक कर दूंगा कहाँ पर? ट्रेवनकोर पर। एंड ये लड़ाई कहाँ से चालू हुई कि यहाँ पर टीपू सुल्तान ने डायरेक्टली अटैक कर दिया कहाँ पर? ट्रेवनकोर पे। ये बात पता चली किसे? ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ये जो आदमी है वो किसका अलाय है? ब्रिटिशर्स का अलाय है। एंड टीपू सुल्तान किसका दुश्मन है? ब्रिटिशर्स का। तो बिल्कुल ब्रिटिशर्स को जैसे ही पता चला वो तुरंत किसके साथ हाथ मिला लेंगे? ट्रेवनकोर वाले के साथ में, और दोनों ही मिलकर किस पर अटैक कर देंगे? टीपू सुल्तान पे या फिर मैसूर पे। यहाँ तक चीजें क्लियर। तीसरे का रीजन क्या था कि ट्रेवनकोर नाम का जो नीचे स्टेट है वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर रहा था, और करते करते कहाँ पहुँच गया? मैसूर के अंदर एंट्री ले ली। एंड मैसूर में कौन बैठा है? टीपू सुल्तान। तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो ही डिसाइडेड टू अटैक ऑन ट्रेवनकोर। बट जो ट्रेवनकोर का रूलर है वो किसका अलाय है? ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर मिलकर ग्रुपिंग कर ली, एंड आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स
प्लस ट्रेवेनकोर। अब दोनों डिसाइड करेंगे और कहाँ अटैक कर देंगे, मैसूर पर, और मैसूर में कौन बैठा है, टीपू सुल्तान। एज ए रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। समझ में आया। अब क्या हो गया, इन लोगों ने मिलकर टीपू सुल्तान पे अटैक कर दिया एंड इसके अंदर जीत किसकी हुई, इन लोगों की जीत हुई, और किसकी हार हुई, टीपू सुल्तान की हार हुई। अब टीपू सुल्तान की हार का मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स उसको पहले से देख रहे थे कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में भी उसने लीड करा था, बार बार कोई लड़ रहा है मतलब फ्यूचर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसकी बैकबोन को जिस तरीके से ब्रेक करोगे ये कभी उठ ही ना पाए, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी करेंगे एंड उसी के चलते उससे एक ट्रीटी करी जाएगी। अगर हम बात करें मैसूर की, तो मैसूर की भी कैपिटल हुआ करती थी जिसको बोलते थे सेरिंगपट्टनम। ये रहा, क्या नाम है, सेरिंगपट्टनम। सो यहाँ पर जो है अटैक करते करते, लड़ाई करते करते ये लोग यहाँ पहुँच गए एंड फाइनली टीपू सुल्तान जो है इसके अंदर क्या हो गया, हार गया एंड हारने के बाद उससे एक ट्रीटी करी जिसका नाम क्या रहेगा, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। इस ट्रीटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसे ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी बोला जाता है। ह्यूमिलिएटिंग मतलब क्या समझते हो, किसी को बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करने वाली, ठीक है। इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ, तो जैसे तुम लोग प्रीवियसली देखते आ रहे हो कि जब भी कोई लड़ाई होती है, ट्रीटी होती है, समझौता, तो कैसे समझौते होते हैं कि ये टेरिटरी आप रख लो, ये आप रख लो, यही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उससे पैसे मांगते, कंपनसेशन मांगते। बस इस ट्रीटी के अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर ऐसा होता है कि मैसूर का मैक्सिमम एरिया जो है वो उससे छीन लिया जाता है और आपस में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसके अलावा टीपू सुल्तान से 3 करोड़ का कंपनसेशन मांगा जाता है। कितने करोड़ का, 3 करोड़ का। अब चूंकि आप देखते आ रहे हो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, मैसूर जो है वो कंटिन्यूसली वॉर में इंगेज है, तो क्या उसका फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग नहीं बचा था, तो टीपू सुल्तान ने बोला भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अभी आपको 50% ही यहाँ पर जो है कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। 3 करोड़ मांगा है तो आप मुझसे कितना ले लो, 1.5 करोड़, एंड आने वाले समय में मैं आपको रिमेनिंग 1.5 करोड़ और दे दूंगा। बट ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं, अगर आपके पास 1.5 करोड़ नहीं है तो बदले में आपके 2 बेटे हैं, उसके 2 सन हुआ करते थे, उनको यहाँ पर बंदी बनाकर ले जाया गया या उनको यहाँ पर होस्टेज बना लिया गया, तो उसके बच्चों को गिरवे रखा गया यहाँ पर। कौन सी ट्रीटी के चलते, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। एंड इसी के साथ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का क्या हुआ, एंड हुआ। तो समझ में आई चीजें कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है एंड हुआ यहाँ पर, उसके बाद थर्ड होता है एंड थर्ड में कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। अभी तक आपने 3 ट्रीटी देखी, पहले में कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्या था ट्रीटी ऑफ मद्रास में, बिल्कुल प्रॉमिस लिया गया था भविष्य में कोई अटैक हुआ तो कौन मदद करेंगे, ब्रिटिशर। फिर सेकंड में कौन सी ट्रीटी देखी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये सब साउथ इंडिया में ही एरिया आते। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में क्या हुआ, एरियाज आपस में दिए गए। फिर थर्ड वॉर हुआ, उसमें कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। इस ट्रीटी के अंदर क्या होता है, 3 करोड़ का कंपनसेशन और दोनों बच्चों को बंदी बना के मॉर्गेज कर दिया जाता है, गिरवे रख लिया जाता है। तो अभी फिलहाल थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर तो एंड हो गया, बट टीपू सुल्तान के बच्चे कहाँ हैं, ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स के पास क्या है, गिरवे रखे हुए हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में टीपू सुल्तान उन बच्चों को रिलीज भी करवा लेता है, कुछ पैसा वगैरह भी वहाँ पे डिपॉजिट करता है, रिटर्न अपने बच्चों को ले लेता है। बट यहाँ पर एक हेट्रेड की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, किसके बीच में, टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। क्यों, क्योंकि वो भी यहाँ का रूलर था, बट उसके साथ इतना ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर किया गया। तो यही जो कारण है वो बनेगा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का। अब जब वो अपने बच्चों को यहाँ से छुड़वा के लेके जाता है तो वो डिसाइड करता है कि ब्रिटिशर्स का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हैंस इस समय वो क्या करता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में फ्रेंच की हेल्प लेगा एंड यहाँ पर ब्रिटिशर्स को डिफीट करने के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करता हो। ये बात किसको पता चल जाती है, ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को पता चल जाती है फ्रेंच की हेल्प लेके हमें नुकसान कर सकता है, तो वो उसे एक चीज ऑफर करते हैं, उसे बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी अलायंस। एक तरीके का एग्रीमेंट होता था। इस एग्रीमेंट के अंदर हर राजा को अपनी आर्मी जो है वो बैन कर देनी होती थी कि आप खुद की आर्मी नहीं रखोगे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता था कि नो आर्मी या डिसबैंड योर आर्मी। तो अगर राजा से उसकी आर्मी ही छीन ली तो फिर उसके पास पावर क्या बचा, शक्तियां क्या बची। तो इसके अंदर उसको क्या बोला गया, नो आर्मी। सेकंड बोला जाता है कि आप ब्रिटिशर्स के अलावा किसी और यूरोपियन से किसी तरीके की कोई ट्रीटी या फिर समझौता
नहीं करोगे। तो इसको आप बोल सकते हो नो ट्रीटी विथ एनी अदर यूरोपियन। अच्छा, इस पॉइंट का क्या मतलब है? किसी और से समझौता कर लिया तो ब्रिटिशर्स को क्या दिक्कत है? बताओ, ब्रिटिशर्स के दुश्मन कौन नजर आ रहे हैं तुम्हें? फ्रेंच। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हम फ्रेंच के साथ समझौता कर ले और उनसे बदले में कुछ चीज़ें मांग ले, किसको हराने के लिए? ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। तो उन्होंने पहले ही प्रॉमिस ले लिया कि आप किसी और के साथ क्या नहीं करोगे, यहाँ पर ट्रीटी नहीं करोगे। तो उसे क्या ऑफर किया गया था? सब्सिडरी अलायंस। अभी जब वॉर होगा तो उसे ऑफर किया गया था कि तुम क्या एक्सेप्ट कर लो? सब्सिडरी अलायंस। बट टीपू सुल्तान डिनाइड। उसने बोला कि नहीं, मैं सब्सिडरी अलायंस को क्या नहीं करूंगा? एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एज ए रिजल्ट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगा, जिसके अंदर टीपू सुल्तान को जो है वो मार दिया जाएगा। एंड फाइनली मैसूर नाम का जो स्टेट है वो किसके अंडर में आ जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, किसको बिठाएंगे? तो आपने देखा था कि मैसूर के अंदर फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी आई थी? वोडेयार डायनेस्टी। वेरी गुड। तो वापस से यहाँ पर किसको बिठा दिया जाएगा? वोडेयार डायनेस्टी को, जो कि किसके पपेट रूलर रहेंगे? ब्रिटिशर्स के। एंड आने वाले समय में मैसूर से क्या साइन करवा लिया जाएगा? सब्सिडरी अलायंस। और ऑफिशियली मैसूर जो है वो किसके कब्जे में चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के कब्जे में। तो अभी तक तुम लोगों ने ये देखा कि कैसे वो लोग यहाँ पर आए। सबसे पहले उन्होंने बंगाल को क्या किया? एनेक्स किया। दूसरा टारगेट क्या था उनका? मैसूर। मैसूर में कितने वॉर किए? 4 वॉर किए। 4 वॉर करके मैसूर को भी उन्होंने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। क्लियर? अब हम सबके सिनॉप्सिस बनाएंगे। ठीक है, आप हेडिंग डालिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। हेडिंग डालो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। क्या नहीं लिखा? अच्छा, वो भी लिखना है आपको। जस्ट अ सेकेंड। चलो इसके अंदर लिखो रीजंस बिहाइंड फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। बाद में लिख लेना, पहले ये लिख लो। रीजंस बिहाइंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ मैसूर। डैश करके लिखो इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट लिखो इसके अंदर रायचूर दोआब। ब्रैकेट में लिखो कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर along with their tributaries। क्या समझते हो ट्रिब्यूटरीज से? बिल्कुल, एक होती है मेन रिवर, बट उस मेन रिवर को कई सारी छोटी छोटी रिवर्स क्या करती है? ज्वाइन करती है, सहायता करती है, सहायक नदियां। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। तो मैंने आपको बोला 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, कौन कौन सी? कृष्णा एंड तुंगभद्रा। और इन सबकी क्या? ट्रिब्यूटरीज। ये सब मिलकर क्या बनाती है? रायचूर दोआब। तो पहला आपने ये लिखा। सेकेंड लिखो कोलार गोल्ड माइंस। थर्ड लिखो important trees like sandalwood। फोर्थ लिखो access to, ये वाला एंट्री वाला, access to मालाबार कोस्ट। ब्रैकेट में लिखो माहे पोर्ट। ठीक है, इसके अलावा और क्या था हमने रिसोर्सेज में देखा था? नेक्स्ट लिखो पॉलीगर सिस्टम। पॉलीगर का ही दूसरा नाम क्या है? पलयक्कर। नेक्स्ट रिसोर्स लिख रहे हैं इनकम का। ये आपने नेचुरल रिसोर्स लिख लिया, अब उसको अलग से ऐसे लाइन खींच के लिख लो लगे तो, कि क्या था वहां पर, इनकम का सोर्स क्या था, इनकम कैसे जनरेट होगी। सो लिखो पॉलीगर सिस्टम, ऑब्लिक करके लिख लो पलयक्कर सिस्टम। ब्रैकेट में लिखो फ्यूडल लॉर्ड्स, जमींदार्स।
ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हैदर अली। हैदर अली, हैदर अली, डैश करके लिखो रूलर, ब्रैकेट में लिखो 1761, रूलर, ब्रैकेट में लिखो 1761। नेक्स्ट लाइन में लिखो ही कैप्चर्ड एरियाज लाइक, और अब ये 4 नाम लिखो। ये 4 नाम लिखो, डोड बल्लापुर, सेरा, बिदनूर एंड होसकोटे। डन। चलो अब हेडिंग एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। सबसे पहले बैकग्राउंड, सब की पॉइंट्स में लिखना है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर आप लिखो ये मैसूर्स प्रॉक्सिमिटी विथ फ्रेंच, मैसूर्स प्रॉक्सिमिटी, अच्छे रिलेशंस बनाना, मैसूर प्रॉक्सिमिटी विद द फ्रेंच एंड हैदर अलीज कंट्रोल, हैदर अली कंट्रोल ओवर मालाबार, थ्रेट एंड, खतरा उत्पन्न करना, थ्रेट एंड ब्रिटिशर्स, ये रही स्पेलिंग, थ्रेट एंड ब्रिटिशर्स। बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। क्या? थ्रेट एंड ब्रिटिशर्स, वही मतलब है उसका, ठीक है। अब इसमें ये वाला पॉइंट लिखो, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, नवाब ऑफ बंगाल signed a treaty with Nizam of Hyderabad, ब्रैकेट में लिखो गिविंग हिम कंट्रोल ओवर नदन सिरकार्स, बस नदन सिरकार्स। अब ये वाला मैप बनाओ अपनी कॉपी में, ये किसी बुक में आपको CIRCAR, वैसे एक्चुअल स्पेलिंग उसकी वही है। अब ये रीजन बनाओ, पहले ऊपर बंगाल बना लेना, यहाँ पर बंगाल, देन इधर नदन सिरकार और उसी से टकराता हुआ हैदराबाद और नीचे कार्नेटिक। जब बैटल हुआ था यहाँ पर तो सबके बीच में आपस में नेगोशिएशंस हुए थे, तो जिसके चलते ये जो, हाँ तो कर दो, तो क्या हुआ था, नेगोशिएशन हुए थे, तो ये पर्टिकुलर एरिया किसको दे दिया गया था, हैदराबाद के निज़ाम को दे दिया गया था। तो एक्चुअल में उसी के पास था, बट ऑन पेपर किसके पास था, मुगल्स के पास था। ये डायग्राम बना लिया। अब नीचे स्टार मार्क करके लिखो ब्रिटिशर्स